9th का फिजिक्स ग्रेविटेशन चैप्टर पार्ट 3। ये क्वेश्चन जो है, किसी जगह गुरुत्व त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, व्याख्या करे। गुरुत्वाकर्षण का नियम ही आगे पढ़ोगे तो इसको थोड़ा अच्छा से समझ लो। जैसे A बराबर B/C, समझा? तो अगर A का मान फिक्स है, मान लो 5, तो एक कॉलम बनाएंगे। ग्राफ तो तुम लोग पढ़ा ही है, यानी B/C बराबर A है, या चलो A/B बराबर C है, और C का मान आता है 5, समझा? या डायरेक्ट चलो, एक नियत अंक हो गया 5, तो इसमें A का मान लेंगे, इसमें B का मान लेंगे। A का मान अगर मान लो B का मान 1 ले, तो B का 1, तो A का 5 लेना होगा। 5 में 1 से भाग दोगे तो 5। अगर B का मान 1 दूनी 2 करे तो 5 दूनी 10, तब न 10/2 कट करके 5। अगर 1 का 3 गुना मान ले 3, तो 5 तिया 15, ताकि फिर 15/3, 15/3 बराबर 5, समझ रहे हो ना? इसी तरह ये अनंत की ओर चला जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ, अगर A/B बराबर 5 आ रहा है, एक फिक्स अंक आ रहा है, तो इसका अर्थ होता है A और B। 5 का अर्थ क्या हुआ? 5 का अर्थ हुआ 5/1, होगा ना? तो हम लोग ये कहेंगे A वैरिएजेज B, यानी A/B समान अनुपात में है, समानुपाती है, यानी 5:1 में हमेशा है। देख लो इस कॉलम से, A बराबर 10 तो B बराबर 2, A/B बराबर 10/2, 5/1 आ गया, यानी A/B बराबर 15/3। यानी B का मान अगर 2 गुना होता है तो A का मान भी 5 दूनी 10, 2 गुना हो जाता है। B का मान 3 गुना होता है तो A का मान 3 गुना हो जाता है। 5 तिया 15, 1 तिया 3, है ना? A का मान 4 गुना, 5 चौका 20 होगा, तो B का मान 1 चौका 4, 4 गुना होगा, तो फिर 20/4 बराबर 5/1, 5:1 ही आ गया। या इसका अर्थ हुआ A और B हमेशा समान अनुपात में रहेगा, मतलब है, रहेगा नहीं है। तो इसको हम लोग इस ढंग से व्यक्त करते हैं, A समानुपाती B, समझा? इसका अर्थ है A, समानुपात को तोड़ोगे तो बट्टा में ये B दे दो, और A में B से भाग देंगे तो एक नियत अंक आया, नियत अंक 5 आया। ये तो फिक्स है, 5, 5.5 नहीं, 6 नहीं हो रहा है, 4 नहीं हो रहा है, तो ये हो गया नियतांक, यानी नियत जोड़ अंक। ऐसे पोजीशन में हम लोग कहेंगे A समानुपाती B है, यानी A का मान बढ़ेगा तो B का भी मान बढ़ेगा। इसका अर्थ ये हुआ। A का मान घटेगा पीछे की ओर, 20 से 15, तो ये 4 से हो गया 3। अगर A का मान घटेगा तो B का भी मान घटेगा, क्योंकि दोनों समान अनुपात में है। काट करके 5/1 अर्थात 5:1 होना चाहिए। इसको समझ गया? तो क्वेश्चन है तुम लोगों का, किसी जगह का अर्थ हो गया पृथ्वी ही एक ग्रह है, उस पर किसी जगह लो, कोई जगह ले लो। चंद्रमा उपग्रह है, वहाँ कोई जगह ले लो। सबका तो अपना अपना क्षेत्रफल है, कोई भी ग्रह है या उपग्रह है। तो किसी जगह, खास करके पृथ्वी के संदर्भ में है, कारण गुरुत्व बल, ये 2 पिंड में से एक पिंड अर्थ होना चाहिए। तो इसका अर्थ है पृथ्वी पर किसी जगह गुरुत्व त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो गुरुत्व त्वरण को हम लोग क्या लिखते हैं? G लिखते हैं ना। तो त्वरण है तो मान लो F बराबर ma होता है। तो रैखिक समीकरण में ये A कहलाता है, और पृथ्वी एक हो और कोई वस्तु हो तो उसके बीच में बल लगता है, आकर्षण बल। ऐसी स्थिति में जो त्वरण होता है G कहलाता है। दोनों त्वरण एक ही है। एक रैखिक समीकरण में 1-2 पिंडों के बीच में दूरी रहता है
तो इसमें तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एम ए बराबर एफ, इसीलिए ए बराबर एफ बाय एम। समझा? कह रहा है जो किसी जगह गुरुत्व त्वरण, यानी ये जी हो गया। चलो अब इसको जी से व्यक्त करते हैं। एफ बराबर जी बराबर एफ बाय एम। थोड़ा ढंग से समझो, चीज़ है छोटी, जस्ट आगे वाला ही नियम में फायदा करेगा। तो ये अगर फिक्स है, यानी एफ बाय एम गुरुत्व त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड है, तो इसका अर्थ है, अब एक कॉलम बनाओ, एक में लिखेंगे एफ का मान, एक में लिखेंगे एम का मान। रिजल्ट हमको आना चाहिए, जैसे मान लो ये मास का तो किलोग्राम होता है, 1 किलोग्राम का पिंड ले और फोर्स 9.8 न्यूटन लगे। समझा? तो एफ बाय एम कितना होगा? तो एफ बाय एम हो जाएगा तुमको 9.8 न्यूटन बटा 1 किलोग्राम होगा। 9.8 न्यूटन का किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, इसको हम लोग न्यूटन कहते हैं। ये हो गया 1 किलोग्राम, तो किलोग्राम कट गया, ये हो गया 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। समझा इसको? इसका अर्थ है 1 किलोग्राम का पिंड ले और फोर्स हम लोग 9.8 न्यूटन ले, तब एफ बाय एम बराबर क्या होगा? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर हम लोग मास को दोगुना कर दे, 2 किलोग्राम का पिंड ले, तो 1 दूनी 2, तो ये इसका दोगुना 98 दूनी 196, यानी 19.6 न्यूटन। ऐसी स्थिति में हम लोग फिर निकालेंगे इसी तरह, तो 9.8 के बदले 19.6 न्यूटन। एफ का, एम का हो गया किलोग्राम, 2 किलोग्राम। तो इसको तोड़ेंगे, अंक को काट दो, तो 196 का आधा वही 98 यानी 9.8 निकलेगा। न्यूटन का हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये किलोग्राम नीचे रह गया, तो किलोग्राम कट गया, तो बच गया 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इससे ये निष्कर्ष, फिर मान लो 1 या 3 किलोग्राम ले तो सेम रिजल्ट आएगा। इसका मतलब है ये जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के चलते जो एक्सेलरेशन है, जिसको हम लोग ए कह रहे हैं, और जी कहते हैं ना, गुरुत्व त्वरण, तो ये एक नियत अंक है जो कि हर हाल में मास 2 गुना करेंगे तो फोर्स 2 गुना होगा, है ना। मास को 3 गुना करेंगे तो फोर्स 3 गुना होगा। इसका अर्थ ये दोनों एक ही अनुपात में है, यानी एफ वेरिएजेज एम है ऐसी बात। एफ का मान बढ़ेगा तो स्वतः एम का मान बढ़ेगा, एफ का मान घटेगा तो स्वतः एम का मान घटेगा, और एक फिक्स मान से ना बढ़ेगा। चलो ना, ऐसे भी कह सकते हो, मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, है ना ऐसी बात। मास को 3 गुना करेंगे तो फोर्स भी 3 गुना होगा, और एक नियत अंक आएगा। एफ बराबर एम ए, ये तो ए ही है, तो इसके स्थान पर हम लोग ये जी लिखे, गुरुत्व त्वरण। तो यहाँ पर एफ का मान 2 गुना होगा, एम का मान 2 गुना होगा, तो एफ का भी 2 गुना हो जाएगा। इसका 3 गुना होगा, 3F, तो ये हो जाएगा 3M। ऐसी हालत में ये निष्कर्ष निकलता है मास और फोर्स में क्या संबंध है, तो मास के बढ़ने पर फोर्स स्वतः बढ़ जाएगा, मास के घटने पर फोर्स स्वतः घट जाएगा, और गुरुत्व त्वरण का मान हमेशा फिक्स रहेगा, स्थिर रहेगा। तो किसी जगह गुरुत्व त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं निर्भर करता है। तो इसका जो व्याख्या करोगे, जैसे G बराबर F का हो गया तुमको,
किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, ध्यान दो। m हो गया मास, मास का केजी, केजी कट गया। अब बोलो तो ये गुरुत्व त्वरण में सिर्फ इतना बच गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसमें मास पर, हाँ, इस तरह से ये गुरुत्व त्वरण देखो किलोग्राम यानी मास कट गया, ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो गुरुत्व त्वरण मास जिसका यूनिट है किलोग्राम, इस पर निर्भर नहीं करता है। यह बात तब सही है जब G बराबर F/m, यानी ये नियत अंक है। इसका मतलब फोर्स और मात्रा में संबंध ये है, मास को बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा ही, यानी दोनों समानुपाती है। और कैलकुलेशन से मास कट गया, इसका अर्थ गुरुत्व त्वरण मास पर निर्भर करता ही नहीं है। तो इसको अब हम लिख रहे हैं, इसको लिख दिए हैं, किसी जगह गुरुत्व त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। दिखला दिए किलोग्राम कट जाता है। लेकिन यह कब संभव है? यह तब संभव है जब पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपनी ओर खींचती है वह वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती हो। FBE मतलब, हाँ, ये बतलाते हैं। हाँ, पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल है ये F, तो E से अर्थ, ये B से हो गया वस्तु, यानी वस्तु में चंद्रमा भी हो सकता है। ईंट फेंको, मारकर फेंको, कुछ भी ऊपर की ओर फेंको, समझ गया? या नहीं भी फेंकोगे तो ये मार्कर है, इसको हम लोग छोड़ेंगे तो ऊपर की ओर ये नहीं जाएगा। छोड़ेंगे हाथ से, सीधे पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर खींच लेगी। तो अभी मार्कर पर पृथ्वी तो बल लगा रही है, लेकिन उतना ही बल हम भी लगा रहे हैं मार्कर पर, जिसके चलते संतुलन में है। तो इसको समझ गया? उदाहरण में जैसे यह तब संभव है जब पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपनी ओर खींचती है वह वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती हो, यानी द्रव्यमान बढ़ेगा तो बल भी बढ़ जाएगा। है न क्लियर? अब मार्कर का अब कल्पना करो, ये है 50 ग्राम का, तो किलोग्राम में बदल लो तो चलो हम लोग मानते हैं 2 किलोग्राम का है। तो इस पर 1 किलोग्राम मानो, पहले 1 किलोग्राम पर एक दो ठो मार्कर ज्वाइंट करके बांध लो, तो इसका दोगुना मास हो गया 1 किलोग्राम, और 2 ठो को ज्वाइंट करेंगे तो 2 किलोग्राम। तो दोनों समान समय में पृथ्वी पर इसलिए गिरेगी क्योंकि इसको पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर खींचेगी, यानी FBE, E का अर्थ हुआ पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल, B से ऑब्जेक्ट हो गया वस्तु, समझा? तो ये M के, यानी M बढ़ेगा तो F स्वतः बढ़ जाएगा। यानी इस पर अगर मान लो 5 न्यूटन का बल लग रहा है, 2 समान मार्कर को बांध देंगे तो उसको खींचेगी 10 न्यूटन के बल से पृथ्वी। बात को समझ रहे हो? जैसे देखो, समझ गए दोनों। फिर 1 मिनट देखने में क्या हट जाता है। ये है 5 किलोग्राम का, इसके नीचे पृथ्वी है, हाइट भी समान है, समझा? सबका हाइट समान है। ये है 10 किलोग्राम का, ये है 15 किलोग्राम का, सब समान समान। मान लो इस पर लग रहा है 2 न्यूटन का बल, पृथ्वी लगा रही है 2 न्यूटन का बल अपने केंद्र की ओर, तो 5 दूनी 10, द्रव्यमान बढ़ गया, दोगुना हुआ, तो F भी दोगुना होगा, तो इस पर 2 दूनी 4 न्यूटन का बल लगने लगेगा, समझा? 5 तिया 15 किलोग्राम पर 2 तिया 6 किलोग्राम का बल अपने आप काम करने लगेगा। तो इसीलिए समान समय में ही सब गिरेगी, तो द्रव्यमान का मास का कोई वैल्यू नहीं रहा, यानी मास फ्री है। समान ऊंचाई से गिराएंगे तो समान समय में गिरेगा। वायु का डिस्टरबेंस 0 मान लो। अगर ये 5 किलोग्राम का रुई का बंडल है, ये 10 किलोग्राम हो गया लोहे का बंडल, इस पर भी समझ लो ये रुई का बंडल है, सब पे बल। ये हो गया लोहा का गोला 10 किलोग्राम, ये हो गया सोना का गोला 15 किलोग्राम का, तो ये है 5 किलोग्राम का, ये 10,
अगर मान लो सब 5-5 किलोग्राम का हो तब, और सब पर एक ही तरह का बल लगेगा, है ना ऐसी बात, और समान समय में गिरेगा, क्योंकि द्रव्यमान का वैल्यू नहीं है इस पर। सबको पृथ्वी जिस बल से अपने केंद्र की ओर खींचेगी, उस बल को गुरुत्व बल कहते हैं। ये होता है एफ। गोला पर बल लग रहा है तो मान लो जी, अर्थ के द्वारा तो ई। अगर मान लेते हैं इस पर जितना भी बल लग रहा है तो एफ बराबर एम ए का मान निकालना है तो ए बराबर हो गया एफ जी ई बटा एम। अब दोनों को काट करके अंतिम रिजल्ट आएगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। इसके लिए भी भाग देंगे, मतलब जिसके लिए भी सबका द्रव्यमान समान है, रूई रहने से कुछ नहीं होता है। यानी इस एक्सेलरेशन से ये मतलब एफ बराबर एम ए, जिस बल से खींचेगी तो एम का और ए का, तो एम का वैल्यू नहीं रहेगा। निष्कर्ष ये है। तो उदाहरण में यदि वस्तु का पढ़ो, इसको पढ़ो, यदि वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना हो तो बल का परिणाम भी 2 गुना हो जाएगा, यानी अपने आप हो जाएगा। वस्तु का द्रव्यमान 3 गुना करोगे तो लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वीय बल 3 गुना हो जाएगा। और गुरुत्वीय त्वरण जो कि बल एवं द्रव्यमान का अनुपात है, नियत या स्थिर रहेगा, यानी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गया। जस्ट आगे काम देने जा रहा है। अगले पार्ट में दूरी से संबंधित बात बतलाएंगे।